हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज मैं इनके विषय में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। इनके बारे में मैं आपको विस्तृत वर्णन करूंगी। स्टूडेंट, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी, सीएससी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें भीमराव अंबेडकर जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। उनका जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे। वो एक सच्चे देशभक्त थे, तभी उन्होंने धर्म परिवर्तन हेतु अनेकानेक प्रलोभनों को ठुकरा दिया। ये सच है कि उनका राष्ट्र पुरुष भाग एक समाज विशेष तक ही सीमित हो गया। कदाचित इसके दोषी वे लोग ही हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मात्र दलितों का मसीहा कहकर उनके विस्तृत कार्यक्षेत्र और महान व्यक्तित्व को संकुचित कर देते हैं। ऐसा करना निश्चय ही उनके महान योगदान के प्रति अन्याय है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम पंक्ति के सेनानी थे। उन्हें मात्र एक समाज की धरोहर नहीं कहा जाना चाहिए, वह एक राष्ट्रीय पुरुष थे। भारत में उनका जीवन सामाजिक सुधार के श्रेष्ठतम कार्य को समर्पित था। वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जो मात्र भाषणों तक ही अपने को सीमित करने के बजाय स्वयं अपने जीवन और कार्यों से सामाजिक रूढ़वादिता, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को हटाने में जीवन भर लगे रहे। उन्होंने राजनीति के बजाय सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान की। वो जानते थे कि एक राजनीतिक नेता के कार्यों की तुलना में समाज सुधारक के कार्य अधिक कठिनाई युक्त हैं। वो सम समाज के प्रेरक थे। उनका दर्शन सामाजिक चिंतन पर ही आधारित था। वो सामाजिक समानता, मौलिक अधिकार, मानवीय न्याय, समाजवाद और देश की एकता के लिए संघर्षरत रहे। भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक दर्शन को समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। उन्हें भारतीय संविधान का पोषक और जननी कहा जाता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको अंबेडकर जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। भारतीय दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के महू नाम के स्थान पर 14 अप्रैल 1891 को महार परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था तथा माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था। उनके पूर्वजों के गांव का नाम अम्बावाद था। इसी कारण उन्होंने अपने नाम के साथ अंबेडकर उपनाम स्वीकार कर लिया। वो अपने पिता की 14वीं संतान थे, जिनमें से 9 का देहांत हो चुका था और मात्र 5 जीवित रहे। इसी कारण मजाक में अंबेडकर अपने आप को 14वां रत्न कहा करते थे। बालक भीमराव अंबेडकर बाल्यावस्था में ही बहुत परिश्रमी, संयमी और धर्मनिष्ठ थे। वो मोरापंत, मुक्तेश्वर तथा तुकाराम जैसे महान संतों के अनुयायी थे। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें काफ़ी भ्रमण करना पड़ा। सन 1907 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी समय उपौली के एक कली की पुत्री रामी से उनका विवाह हो गया। पारिवारिक आर्थिक संकट फिर से बीच में आया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की प्रेरणा से इंटर भी उत्तीर्ण कर लिया। वह अभी और अधिक पढ़ना चाहते थे, इसलिए बड़ौदा के महाराज ने उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया। सन 1912 में उन्होंने बीए किया और वह बड़ौदा राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हो गए। इस पद पर वह भी नियुक्त ही हुए थे कि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए और वो सेना की नौकरी छोड़कर पिता की सेवा करने बम्बई चले गए। पिता के देहांत के बाद वो महाराजा बड़ौदा की छात्रवृत्ति पर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने 1915 में एमए तथा 1916 में पीएचडी की। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र संकाय के नियमित छात्र थे। मई 1916 में उन्हें भारत में जाति विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी काफ़ी प्रशंसा की गई। इसके बाद वे लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने कानून के अध्ययन के लिए ग्रेंज इन तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। अर्थशास्त्र के अध्ययन के बाद लंदन स्कूल में प्रवेश के लिए उन्होंने प्रोफेसर R.A. सेलिंगमैन ने सिडनी वेब के नाम परिचय पत्र दिया। अगस्त 1917 में वो भारत लौट आए और महाराज बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। बड़ौदा राज्य में उच्च पद पर होने के बावजूद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। चूंकि वे अछूत थे, इसलिए चपरासी तक उनकी ओर फाइल फेंक देते थे। यहाँ तक कि उन्हें रहने के लिए किसी ने मकान तक किराए पर नहीं दिया। निराश होकर बड़ौदा राज्य की नौकरी छोड़कर वो बम्बई चले गए। नवंबर 1918 में उन्हें सिडनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वे अपने विद्यार्थियों में अत्यधिक लोकप्रिय शिक्षक थे।
वे एक बार अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए पुनः लंदन गए। उन्होंने गंभीर अध्ययन और कठिन परिश्रम किया। उन्होंने ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक बिल का प्रांतीय विकेंद्रीयकरण विषय पर थीसिस प्रस्तुत की, जिसे जून 1921 में DSc के लिए स्वीकार किया गया। उन्हें बार एट लॉ की भी उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लंदन प्रवास के समय ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता और उदारवादिता के मूल्यों का गहन अध्ययन किया। अप्रैल 1923 में अंबेडकर भारत लौट आए और बंबई में उन्होंने वकालत प्रारंभ की। उन्होंने हिंदू समाज के कलंक छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। महाराजा कोल्हापुर की मदद से अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका से अपने समाज की शोचनीय दशा का वर्णन किया। उन्होंने हिंदू समाज व्यवस्था पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने आह्वान किया, स्वतंत्रता दान में नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सन 1927 में अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने शोषित समाज को अपने अस्तित्व तथा सम्मान हेतु ललकारा। उनकी वाणी का प्रभाव हुआ, समाज में उथल पुथल हुई। उनकी इन सामाजिक सेवाओं के सम्मानार्थ उन्हें 1927 में बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने शासन तथा जनता के समक्ष दलित समाज की न्यायपूर्ण स्थिति को प्रतिनिधित्व किया। इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। सामाजिक अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, बंबई में सिद्धार्थ कॉलेज प्रारंभ किया और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज का पुनरुद्धार किया। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की, जिसके अंतर्गत आज लगभग 15-20 छोटे बड़े कॉलेज कार्यरत हैं। अपने अभियान को कानूनी और राजनीतिक संरक्षण देने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने बंबई विधानसभा का चुनाव लड़कर 17 स्थानों में से 15 स्थान जीत लिए। वह विधानसभा में विरोधी पार्टी के नेता बने और उन्होंने अनेकानेक सुधारक कानून बनाकर समाज उत्थान हेतु कार्य किया। 1942 में उनकी नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में की गई और वो इस गौरवपूर्ण पद पर सन 1946 तक कार्यरत रहे। इसी वर्ष बंगाल विधानसभा हेतु निर्वाचित हुए, जहां उन्होंने भारत एक हो का नारा दिया। सन 1947 में उन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान का जो प्रारूप किया उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनाए गए, लेकिन 1951 में उन्होंने पारस्परिक मतभेदों के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 5 जून 1952 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक विशेष दीक्षांत समारोह में उनके विधि ज्ञान के सम्मानार्थ उन्हें LL.D की मानक उपाधि से विभूषित किया। उन्हें भारत का एक प्रमुख नागरिक, एक महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों का एक सबल पक्षधर कहकर संबोधित किया गया। 1955 में उनकी दूसरी पुस्तक भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित हुई। इससे पूर्व उनकी पुस्तक शूद्र कौन थे के समान इस कृति की भी भूरि प्रशंसा की गई। सन 1949 में उन्होंने काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म तथा मार्क्सवाद पर भाषण दिया। सन 1951 में स्वयं उन्होंने भारतीय बुद्ध जनसंघ की स्थापना की और बुद्ध उपासना पथ पुस्तक का संपादन किया। 1954 में रंगून में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसी वर्ष काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में उन्हें 9 बुद्ध की उपाधि से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनका निधन संपूर्ण भारतीय समाज की अपूरणीय क्षति ही थी। स्टूडेंट, अंबेडकर जी के जीवन परिचय के बाद अब मैं उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें से आपके प्रश्न भी बनते हैं। चलिए, तो मैं आपको उनकी कुछ उपलब्धियां बताती हूँ। सन 1925 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध और 1932 ईस्वी में गांधी जी के साथ पूना समझौते में हस्ताक्षर। सन 1949 ईस्वी में कानून मंत्री बने। 1951 ईस्वी में हिंदू कोड बिल के तहत मतभेदों के चलते उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। सन 1955 ईस्वी में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की।
14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका कथन था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे अधिकार में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष की उपाधि। अंबेडकर जी की राजनीतिक पार्टी का नाम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी था। अंबेडकर साहब को 1990 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। स्टूडेंट, अब उनकी उपलब्धियों के बाद अब मैं उनकी कुछ रचनाओं के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। इनकी जो रचनाएं थीं वो इस तरह से हैं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रूसो, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये अंबेडकर जी की रचनाएं थीं। स्टूडेंट, अब हम इनकी रचनाओं के बाद एक नज़र उनके विचारों पर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं अंबेडकर जी के राज्य संबंधी विचार के विषय में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अंबेडकर जी राज्य को एक आवश्यक राजनीतिक संगठन मानते हैं, लेकिन वे इसे समाज में सर्वोच्च नहीं मानते। राज्य कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है, जैसे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, लोगों के विचार, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को दूर करना, आंतरिक व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर नूतन व्यवस्था की स्थापना का कार्य राज्य ही करता है। इतने सारे कार्यों का संपादन करने के बावजूद भी राज्य को सर्वशक्तिमान और निरंकुश नहीं बनाते। उनके अनुसार राज्य तो समाज सेवा का एक साधन है। स्टूडेंट, अंबेडकर जी के राज संबंधी विचार के बाद अब मैं उनके शासन के कार्य संबंधी विचारों के बारे में बताना चाहूँगी। संसदीय लोकतंत्र के प्रशंसक होते हुए भी अंबेडकर अमेरिकी ढांचे की अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अधिक उपयुक्त मानते थे, क्योंकि उसका आधार लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था। इसमें शासन की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य एक संतुलन रहता है। उनके अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। उनके अनुसार अच्छी कार्यपालिका के कार्य है प्रशासन में अल्पसंख्यकों को समुचित आदर देना, बहुसंख्यकों की निरंकुशता को रोकना, अल्पसंख्यकों के ऐसे प्रतिनिधियों को प्रशासन में हिस्सेदार न बनाना जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास प्राप्त न हो, कुशल और सुशासन के लिए स्थिर कार्यपालिका का निर्माण करना। स्टूडेंट, अब मैं आपको अंबेडकर जी के अधिकार संबंधी विचार बताने जा रही हूँ। अंबेडकर जी व्यक्ति के कतिपय ऐसे अधिकारों के समर्थक थे जिन्हें संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। उनके लिए अधिकारों का तब तक महत्व नहीं था जब तक उनके पीछे संवैधानिक उपचारों का प्रावधान न हो। वे अधिकारों के पीछे मात्र कानूनी संरक्षण ही पर्याप्त नहीं मानते थे, बल्कि सामाजिक और नैतिक स्वीकृति भी मानते थे। व्यक्ति के अधिकार तभी संरक्षित हैं जब उनके पीछे सामाजिक स्वीकृति हो। यदि मौलिक अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध होता है तो कोई भी कानून, न्यायालय और संसद उनकी रक्षा नहीं कर सकते। कानून व्यक्तियों की भावनाओं की प्रतिच्छाया होता है। स्टूडेंट, अंबेडकर जी के अधिकार संबंधी विचारों के बाद अब मैं धर्म और राज्य के संबंध में उनके विचारों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। भारत के संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म और राज्य के आपसी संबंध के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक समुदाय का जबरदस्ती सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। बच्चों की धार्मिक शिक्षा का दायित्व 16 वर्ष की आयु तक माता पिता की जिम्मेदारी है। राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होना चाहिए। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को ये अधिकार होना चाहिए कि कानून के अनुसार धार्मिक और लोकोपकारी संस्थाएं चलाएं। किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए खर्च की जाए। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे, जिसमें सभी नागरिकों की अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता भी प्राप्त हो। स्टूडेंट, इनके धर्म और राज के संबंध में विचारों के बाद अब मैं आपको अंबेडकर जी के सुदृढ़ केंद्र संबंधी विचारों के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मुख्य प्रश्न ये था कि संघात्मक व्यवस्था अपनाते हुए क्या राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए या केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की जाए। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राज्य की एकता और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सुदृढ़ केंद्र के पक्षधर थे। उनका स्पष्ट मत था कि संविधान संघात्मक है या एक द्वैध शासन की स्थापना करता है। केंद्र
केंद्र में संघ सरकार है तथा उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं। संविधान द्वारा निश्चित पृथक पृथक क्षेत्रों में इन्हें प्रभुसत्ता प्राप्त है। अंबेडकर के अनुसार संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी तथा कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा एकांकों में वितरण करना है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। ये कहना असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। स्टूडेंट, अब मैं आपको अंबेडकर और हिंदू कोड बिल के विषय में थोड़ा सा बताती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विधि मंत्री की हैसियत से अक्टूबर 1948 में संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। अंबेडकर की दृष्टि में निर्वाचित संसद को पूर्ण अधिकार है कि वो समुदाय के सुधार हेतु विधि निर्माण करें। हिंदू कोड बिल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदंड नहीं है। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार अधिकारों को मान्यता दी गई। यह महिलाओं की सामाजिक प्रगति का द्योतक था। लेकिन हिंदू कोड बिल का संसद और उसके बाहर प्रबल विरोध हुआ और कतिपय अंशों में संशोधन करना पड़ा। इससे अंबेडकर बहुत दुखी हुए और 25 सितंबर 1951 को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। स्टूडेंट, अब मैं अंबेडकर जी के अस्पृश्यता संबंधी विचार पे एक नज़र डालना चाहूँगी। अंबेडकर जी अस्पृश्यता के खिलाफ थे। अस्पृश्यता अमानवीय और औचित्य रहित प्रथा थी। इससे भारतीय समाज की एकता प्रभावित होती थी। उन्होंने धर्मशास्त्र और भारतीय साहित्य के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अस्पृश्यता मनुष्यकृत दुर्गुण है, न कि ईश्वरीयकृत। वर्तमान में अस्पृश्यों की स्थिति बड़ी शोचनीय है, अतः उनकी सामाजिक दशा को सुधारने के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रयत्न अपेक्षित है। अब मैं उनके जाति प्रथा उन्मूलन विचार के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण भारतीय सामाजिक चिंतन के इतिहास और विकास के कालजयी दस्तावेज है। 9 मई 1916 को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित गोष्ठी में नृविज्ञान पर भारत में जाति प्रथा संरचना उत्पत्ति और विकास पर पठित लेख तथा लाहौर जाति पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया जाति प्रथा उन्मूलन शीर्षक भाषण ऐतिहासिक महत्व के हैं। स्टूडेंट, भारत में जाति प्रथा संरचना उत्पत्ति और विकास आलेख में अंबेडकर कहते हैं कि जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। वो जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए भारत के विधि निर्माता मनु को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके शब्दों में मनु ने जाति का विधान का निर्माण नहीं किया और ना ही वह ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पहले विद्यमान थी, वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने एक दर्शन का रूप दिया। प्रचलित जाति प्रथा को उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया। स्टूडेंट, अब हम डॉक्टर अंबेडकर जी के चिंतन का मूल्यांकन करते हैं। अंबेडकर जी का जीवन भारत में सामाजिक सुधार को समर्पित था। उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता निवारण के लिए जीवन भर कार्य किया। वो भारत की स्वाधीनता के समर्थक थे, लेकिन स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष के बजाय सामाजिक पक्ष को सुदृढ़ करने पर जोर देते थे। उनके अनुसार राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार अपेक्षित है। वे सामाजिक संरचना में आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे। संविधान सभा में उनकी भूमिका और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान का प्रारूप निर्माण करने में उनका प्रशंसनीय योगदान रहा। लोकसभा में हिंदू कोड बिल पर उनके विचारों ने उन्हें दलितों के साथ सब भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने वाले मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। एक संविधान विशेषज्ञ, दार्शनिक, संसदवेत्ता के रूप में उन्हें सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। स्टूडेंट, ये चैनल उन सभी छात्रों के लिए एक फ्री कोचिंग की तरह है जिन्हें पॉलिटिकल साइंस विषय का सही ज्ञान तथा संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप सभी को परीक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाए। आप इस चैनल को बनाए रखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोज़ को लाइक करें तथा अपने क्लास व मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।